हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अंकित भैया और भाई एक बार फिर आप सबके लिए लेके आया हूं क्लास 9th एसएसटी का एक और नया चैप्टर शेपिंग ऑफ द अर्थ सर्फेसेस। और भाई इस चैप्टर के साथ अपने एसएसटी के लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे पार्ट 1 के। और मुझे पता है तुम सबके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, सारे परेशान हो, सबको नोट्स चाहिए, सिलेबस खत्म करना है। देख एसएसटी का सिलेबस तो ऑलमोस्ट डन हो गया, रहता है मैथ्स का जो मैं पढ़ाता हूं, मैं अपना बता रहा हूं मैथ्स का। तो भाई हाफ ईयरली से पहले तुम्हारे मैथ्स का सारा सिलेबस करवा दूंगा, हर एक चैप्टर करवा दूंगा, एक्सरसाइज के सवाल करा दूंगा, आरडी शर्मा, पीके सिंह, एमएल अग्रवाल जो भी है यार सब कराऊंगा, लाइव क्लास में आऊंगा, तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। अब रहा सवाल नोट्स का, तो देखो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे रहा हूँ, इस पर आप मैसेज कर दिया करो, मैं आपको पर्सनली नोट्स भेज दूंगा, ठीक है भाई। अभी देखो बच्चे डिमांड कर रहे थे भैया हैंड रिटन नोट्स दो, यार मेरी राइटिंग इतनी खराब है, अगर मैंने हाथों से नोट्स लिखे ना तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, तो मुझे टाइप करके बनाने पड़ते हैं नोट्स, जिसमें लगता है टाइम। अब भाई लेक्चर भी जल्दी जल्दी डालने हैं, नोट्स भी देना है, तो थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, ठीक है, बट मैं प्रोवाइड कराऊंगा सब कुछ, ठीक है। और तुम्हारे हाफ ईयरली से पहले ना एक चीज और होगी, एसएसटी का एक और लेक्चर लेके आऊंगा 2.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटे का, ठीक है। उसमें एसएसटी पूरा पार्ट 1, हर वो चीज जो तुम्हारे पार्ट 1 में हाफ ईयरली में आने वाली है, पूरा A to Z 1 से लेकर 9 तक सारे चैप्टर उसी 2.5 घंटे में खत्म करा दूंगा। उसके अंदर सब कुछ बताऊंगा वो जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है, तो 2.5 घंटे के अंदर अंदर पूरे एसएसटी के हाफ ईयरली की तैयारी हो जाएगी। और सेम ऐसा ही लेक्चर आएगा 3 घंटे का मैथ्स के लिए भी। तो मुझे पता है तुम सबके हाफ ईयरली आ रहे हैं, तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है, ठीक है। बस एक काम करना, कमेंट में या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके ये बता देना कि तुम सबके हाफ ईयरली एग्जाम है कब से और सिलेबस क्या है, तो मैं उसी हिसाब से प्रिपरेशन करूंगा, उसी हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए यार चैप्टर खत्म करते हैं, इंट्रो बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पढ़ना है किसके बारे में, लैंड फॉर्म्स के बारे में। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया बताओ क्या धरती हर जगह प्लेन है, क्या हर जगह धरती एक सी है, तुम बोलोगे नहीं भैया धरती एक सी कहां पे, कहीं तो माउंटेन्स हैं, कहीं तो वैली है, कहीं तो भैया प्लेन है, कहीं तो प्लेटू है, कहीं तो डिजर्ट है, कहीं तो कोस्ट है, कहीं तो बर्फ है, कहीं तो कुछ है, धरती एक सी कहाँ है। तो इस धरती पर अलग अलग शेप्स देखने को मिलती हैं, कहीं पर ऐसी कहीं पर ऐसी अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, उन्हें ही बोलते हैं हम लैंड फॉर्म्स। अब सवाल ये आता है भैया धरती के ऊपर ये डिफरेंट टाइप की लैंड फॉर्म बनी कैसे। अब दूसरा सवाल ये कि क्या जो लैंड फॉर्म्स एक बार बन गई, क्या जो ये माउंटेन एक बार बन गए, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तो जवाब है नहीं, ये समय के साथ बदलते रहते हैं। तो दूसरा सवाल ये आया इन्हें बदलता कौन है। तो भाई आज के चैप्टर में बस इन्हीं 2 सवालों का जवाब ढूंढना है। पहला कि लैंड फॉर्म्स बनी कैसे, दूसरा कि जो लैंड फॉर्म एक बार बन गई वो समय के साथ बदलती कैसे रहती है। यही है आज का चैप्टर, ये समझ गए पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो समझते हैं चीजों को। तो सबसे पहला सवाल, लैंड फॉर्म्स बनी कैसे। तो भाई लैंड फॉर्म्स बनती हैं इंटरनल फोर्सेस की वजह से। वो फोर्सेस जो धरती के अंदर एक्ट करती हैं वो बनाती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। कौन कौन सी हैं, जैसे कि प्लेट मूवमेंट, अर्थक्वेक, वोल्केनो। नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चैप्टर इसी पर समझाऊंगा, बस नाम याद रख कि इंटरनल फोर्सेस बनाती हैं लैंड फॉर्म्स, और वो क्या है, प्लेट मूवमेंट है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो, ये क्या है, इंटरनल फोर्सेस है। अब भैया जो लैंड फॉर्म बन गई उसे चेंज कौन करता है, बदलता कौन है, तो उसे बदलती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन बदलता है, एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। कुछ नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम याद रख, इतना याद रख कि जो लैंड फॉर्म बनेगी उसे बदलने का काम कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स, जिसमें आएगा वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। सब कुछ समझ आएगा अच्छे से, बस नाम याद रखना है, ठीक है। अब आगे की कहानी तुम्हें पूरी अच्छे से समझ आए, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा धरती के अंदर सेंटर में। तुम्हें नहीं लेके जा रहा हूं, बस हमें उसकी लेयर्स को समझना है। और इसकी लेयर्स को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं। तुम सबने बॉयल एग खाया है ना, उबला हुआ अंडा, जो वेजिटेरियन होंगे नहीं खाया होगा कोई बात नहीं, यहां देख लो। जब अपन एक उबला हुआ अंडा देखते हैं ना, तो सबसे पहले उसके छिलके को ऐसे उतारना पड़ता है। तो अभी के लिए मैं इस ऊपर वाले छिलके को बोलूंगा क्रस्ट लेयर, फिर उसके नीचे ये व्हाइट कलर की सॉफ्ट सी लेयर होती है, इसे हम बोलेंगे मेंटल। फिर अंदर ये येलो कलर का पार्ट होता है जो अच्छा नहीं लगता खाने में, बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगता, इसे बोलते हैं कोर। बिल्कुल इसी तरह भाई अपनी अर्थ की लेयर्स भी हैं। अगर तू अंडे वाला एग्जांपल समझ गया तो अर्थ की लेयर्स भी समझ जाएगा। देख अर्थ में भी सबसे ऊपर ऐसा सॉलिड पतली सी लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी होती है, 5 से 70 किलोमीटर, बहुत होती है 5-70 किलोमीटर, ठीक है। फिर अंदर आती है नीचे जो लेयर होती है इसे बोलते हैं मेंटल, जो कि बहुत गर्म होती है। फिर आता है येलो वाला पार्ट, यही कोर, लेकिन इसकी कोर भी 2 हिस्सों में बटी होती है। सबसे अंदर होती है इनर कोर और फिर यहां पर होती है आउटर कोर। अब जो
जो आउटर कोर है बनी होती है लिक्विड आयरन प्लस निकल से, एनसीईआरटी में दिया गया है तेरे, और इनर कोर बनी होती है सॉलिड आयरन प्लस निकल से। और ये जो मैंने अर्थ की लेयर्स बताई जो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज है, यहां पर लिखा नहीं है बट तुम लिख लेना, ठीक है। अभी हमें अर्थ की लेयर्स के बारे में फिर पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब तुम बोलोगे भैया अर्थ की लेयर दो दो बार क्यों पढ़े। अब देख तेरे क्लास में अगर मुझे बच्चों का ग्रुप बनाना है, पहला ग्रुप बनाना है कि कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो पढ़ाई के बेसिस पे जब ग्रुप बनाऊंगा तो अलग बच्चों का ग्रुप बनेगा। लेकिन अगर एक ग्रुप बनाना है कि कौन सा बच्चा क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो अलग बच्चों का ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब मैंने केमिकल बेसिस पे लेयर्स बनाई तो अलग अलग नाम दिए। अब मैं उन्हीं अर्थ की लेयर्स को एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, किस बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। क्लियर है। तो सबसे पहली लेयर कौन सी होगी भैया, लिथोस्फीयर। अब तुझे देख इन लेयर्स को समझने के लिए ना थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। देख हम अभी पीछे कौन कौन से लेयर पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ा आउटर क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में, कोर के बारे में। अब बस इतना याद रखियो, जो मेंटल है ना, मेंटल को 3 हिस्सों में बांट दिया मैंने। सबसे ऊपर अपर मेंटल, बीच में मिडिल मेंटल, नीचे लोअर मेंटल। बोल याद रहेगा, हो गया तेरा काम। अब देख जो क्रस्ट होती है और जो अपर मेंटल होती है उन दोनों को मिला के बनता है लिथोस्फीयर, और भैया ये होता है सॉलिड। याद रखियो लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है। फिर नीचे जो मिडिल मेंटल होता है ये बनाता है एस्थेनोस्फीयर, और ये होता है सेमी मोल्टन। सेमी मोल्टन मतलब सॉलिड नहीं होता, पूरा पानी की तरह लिक्विड भी नहीं होता, गाढ़ा दही जैसा, मान ले कुछ दही जैसा कुछ होता है, ठीक है, सेमी सॉलिड होता है। और इसके अंदर ही बनते हैं कन्वेक्शन करंट। बाबू याद रखना, बहुत काम आएगा कन्वेक्शन करंट, अभी बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। फिर नीचे जो लोअर मेंटल होता है वो बनाता है क्या, मेसोस्फीयर। और तुम आउटर कोर और इनर कोर की कहानी तो समझ ही चुके हो। अभी मैं जो बता रहा हूं ना बेस बना रहा हूं ताकि तुझे फील करा पाऊं पूरे चैप्टर को, ठीक है। रटाऊंगा नहीं ज्योग्राफी में। अरे यार एक मिनट भाई, फोन कर देते हैं साइलेंट पे वरना तुम हो जाओगे परेशान, ठीक है। बस भाई हो गया। बस शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ ये मैंने बता दिया ना। अब आगे थोड़ी सी कहानी पढ़ लो, किसकी, कन्वेक्शन करंट की। क्या होता है कन्वेक्शन करंट, फिर तुम समझ जाओगे सब कुछ, कैसे बनती है लैंडफॉर्म्स। देख मैंने क्या बताया, सबसे बाहर ये क्रस्ट, फिर नीचे होता है ये एथेनोस्फीयर, जिसमें एथेनोस्फीयर के अंदर ना लावा जैसा कुछ होता है, उसे हम बोलते हैं मैग्मा। बोल क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, फ्लूइड जैसा, ठीक है, दही जैसा कुछ। अब जो मैग्मा होता है नीचे यहाँ कोर के पास, यहाँ बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी। अब यहाँ पे जो मैग्मा होता है एकदम उबलने लगता है, गर्म हो जाता है। और जब जो चीज गर्म हो जाती है हल्की, तो यहाँ का जो मैग्मा है गर्म होता है, गर्म होकर हल्का होने की वजह से ऊपर भाग जाता है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ठंडा होने लग जाता है, और ठंडा होने के साथ साथ ये भारी भी होने लग जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है भारी और फिर वापस नीचे आता है, फिर गर्म होता है, फिर हल्का होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये काम चलता रहता है और इससे ही बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। बोल समझ आया कि नहीं आया, मैंने लिख दिया है मेरे मुन्ना, यहाँ पे पढ़ लेना, जो लिखा है वही समझाया, ठीक है। स्लाइड पे सब कुछ लिखा हुआ, पढ़ लेना ताकि तुम्हें पेपर में लिखने के लिए थोड़ा बहुत डाटा मिल जाए। तो बोल कन्वेक्शन करंट क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। अब तुम्हें सब कुछ मक्खन मलाई की तरह क्लियर हो जाएगा। देख जो अपनी धरती बनी थी ना शुरू में, तो ऐसे नहीं थी जैसे तुम आज देखते हो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऐसे अलग अलग नहीं थी। पूरा जो जमीन वाला हिस्सा था पूरा सब ऐसे एक में जुड़ा हुआ था, इसे बोलते थे पेंजिया, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन देख लियो यार थोड़ा सा। और जो पानी वाला हिस्सा था इसे क्या बोलते थे, पेनाथलासा, ठीक है। जो भी था मेरे यार ना प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा है इशू, मैंने बताया ना बचपन में थोड़ा सा टंग का वो था, तो अब तो ठीक है, फिर भी बहुत ठीक है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में कमेंट नहीं करे कोई, भैया आपने गलत बोला था, ठीक है। तो ये जमीन वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पेंजिया, और ये पानी वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पेनाथलासा, ठीक है। अब देख हुआ क्या, कन्वेक्शन करंट की वजह से ये जो कन्वेक्शन करंट था, यहाँ पे जो कन्वेक्शन करंट था, इसकी वजह से यहाँ पे आगे वाली स्लाइड में हो, आगे वाली स्लाइड में, हाँ, इस कन्वेक्शन करंट की वजह से, अरे यार आज मेरे साथ हो क्या रहा है, हाँ ठीक है, मुझे लगा लाइट गई। इस कन्वेक्शन करंट की वजह से देख यहाँ पे बहुत सारी भाप निकलेगी, जो ये पूरा फिर जमीन वाला हिस्सा है, तो इमेजिन कर इसे, पूरा जो जमीन वाला हिस्सा है इसके ऊपर कितना प्रेशर बनेगा। ऐसे समझ एक पापड़ ले ले, उसके नीचे से बहुत एयर भाप आएगी, तो पापड़ कई टुकड़ों में टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। ऐसे जो जमीन वाला हिस्सा है कई टुकड़ों में टूट जाएगा, तो होगा क्या, ये जो पूरा जमीन वाला हिस्सा था इस कन्वेक्शन करंट की वजह से कई टुकड़ों में टूट जाएगा, पजल की तरह। ये जो एक टुकड़ा है ये कहलाता है टेक्टोनिक प्लेट। बोल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे डिफरेंट टाइप की प्लेट्स दिखी कि नहीं दिखी, किसकी वजह से बनी, कन्वेक्शन करंट की वजह से। और ये जो एक प्लेट बनी, ये जो प्लेट बनी इसे बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। बोल इतना क्लियर है। अब चल पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। मेनली 3 तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। पहला होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट बोले तो वो प्लेट जो अपने ऊपर जमीन वाला पूरा हिस्सा लेके चलती, सिर्फ जमीन है,
दूसरी होती है ओशियन प्लेट, जिसके ऊपर ये पूरा समुंदर भरा पड़ा होता है, उसे बोलते हैं ओशियन प्लेट। तीसरी होती है मिक्स्ड प्लेट, जिसके ऊपर ये जमीन वाला हिस्सा भी होता है और ये ओशियन वाला भी हिस्सा होता है। तो ये बात हुई किसकी, टाइप ऑफ प्लेट्स की, टेक्टोनिक प्लेट्स की। अब वर्ल्ड में जो मेजर प्लेट्स हैं, जब उस कन्वेक्शन करंट ने पूरे जमीन वाला हिस्से को तोड़ा, टोटल कितने टुकड़े हुए, बहुत सारे टुकड़े हुए, हर टुकड़े को नाम दे दिया। तो क्या क्या नाम दिए, कितने टुकड़े हुए, चलो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये याद रखना, इस प्लेट के अंदर अपना इंडिया भी आता है। बाकी किसमें क्या आता है मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है। फिर है अंटार्कटिक प्लेट। ये इतनी सारी प्लेट्स हैं वर्ल्ड के अंदर। बोलो ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। चल अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की कहानी की तरफ। अब देख, ये जो प्लेट्स थी, यहां पर जब ये टूटी तो हर एक प्लेट किसके ऊपर है, मैग्मा के ऊपर है। और मैग्मा तो भाई जलता हुआ लावा है। अब इसके ऊपर ये तैर सकते हैं, तो ये प्लेट्स क्या करेंगी, यहां से इधर उधर जगह जगह मूव करेंगी। अब जगह जगह मूव करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, दो प्लेट्स एक दूसरे में आकर से टकरा सकती हैं, दूर जा सकती हैं, एक दूसरे से स्लाइड कर सकती हैं। तो इसके बेसिस पे जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आके मिलती हैं, दूर जाती हैं, कुछ भी होता है, तो उनके बीच में बनती है बाउंड्री। तो अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा बाउंड्रीज के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, कन्वर्जेंट बाउंड्री में। देख, जब दो प्लेट्स मूव करते हुए ऐसे एक दूसरे के पास आएंगी, तो पास आ रही है ना, तो बनती क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। बोल क्या बनती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट बाउंड्री में भी दो केस हैं। पहला केस क्या है, जब एक तो हो ओशियन प्लेट, दूसरा हो कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशियन प्लेट होती है भारी, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है हल्की। तो क्या होता है, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, ओशियन प्लेट नीचे दब जाती है और ये आ जाती है इसके ऊपर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सबडक्शन। क्या बोलते हैं, बोल, सबडक्शन है कन्वर्जेंट का एग्जांपल। बट इसमें याद रखियो सबडक्स क्या होता है, सबडक्शन क्या होता है। और जहां पर होता है सबडक्शन, जहां पर ये ओशियन प्लेट्स और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मिलती हैं, वहां पर ना अर्थ में से बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर का मैग्मा, ये लावा बाहर आता, बनते हैं वोल्केनोस। याद रखियो मुन्ना, अभी रिंग ऑफ फायर आएगा, वहां पर इसका बहुत इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो सबडक्शन जहां पर होता है वहां पर वोल्केनोस बहुत बनते हैं, पॉइंट याद रखना है। अगला सिचुएशन 2 क्या है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, दोनों जमीन वाली प्लेट्स ही एक दूसरे के सामने, आप दोनों एक सी हैं, सबका वेट बराबर है। तो जब दोनों एक सी हैं, ऐसे एक दूसरे के पास आएंगे, ऐसे टकराएंगी, और टकराएंगी तो एकदम से ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, ऐसे ऊपर की तरफ। तो इसकी वजह से होगा क्या, यहां पर बनेंगे माउंटेन्स, क्योंकि दोनों जमीन के टुकड़े ऐसे हैं, दूर 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 ऐसे ऊपर उठ गए। तो यहां पर जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में आती है तो क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। माउंटेन्स वगैरह जो बनते हैं इसकी वजह से बनते हैं। बोल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, माउंटेन्स कैसे बने, वोल्केनोस कैसे बने, ये सारी चीजें कैसे बनी। तो ये किसका पार्ट हो गया भाई, ये एग्जांपल हो गया कन्वर्जेंट बाउंड्री का। अब कहानी है किसकी भैया, डाइवर्जेंट बाउंड्री की। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है, जब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो जो केस बनता है क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब बच्चे बोलेंगे भैया ये तो दूर जा रहे हैं, तो काहे की बाउंड्री, अबे है बाउंड्री, देख कैसे। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अंदर का जो मैग्मा है ना भैया, ये आता है ऊपर, ठंडा भी तो होता है, तो ये अलग से एक अपनी क्रस्ट बना लेता है, जिसकी वजह से रिफ्ट वैली वगैरह, ओशियन रिज वगैरह फॉर्म होते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, डाइवर्जेंट बाउंड्री का। अब खेल आता है किसका, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का, अब भाई ना पास आए ना दूर गए, एक दूसरे के साथ ऐसे चल रहे हैं। ये गाना चलता है ना, कदम के साथ साथ जन्म के साथ साथ, जो भी यार गाना नहीं याद है, ऐसे या तो पैडल चल रहे हैं या तो ऐसे एंटी पैडल चल रहे हैं, ठीक है। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एंटी पैडल या पैडल एक साथ साथ चलें तो वहां पर जो बाउंड्री फॉर्म होती है इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब तुझे ये समझ आ रहा होगा ना, जब दोनों एक साथ ऐसे चलेंगे, ऐसे घिसटते हुए चलेंगे, तो कितना वाइब्रेशन पैदा होगा, बहुत वाइब्रेशन पैदा होगा ना। तो इसकी वजह से क्या पैदा होता है, अर्थक्वेक वगैरह, जो भूकंप वगैरह आते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। अभी इसकी बात हम आगे अच्छे डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो आएगा सामने, ले अब पढ़ लेते हैं फटाफट किसके बारे में, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस के बारे में। अब देख, अर्थक्वेक किसकी वजह से आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से भैया बहुत सारा बन जाता है यहाँ पे स्ट्रेस इनके जॉइंट में। अब देख, जब स्ट्रेस बना है तो स्ट्रेस रिलीज भी तो होगा। अब तू अगर पढ़ाई नहीं करेगा, दिन भर इंस्टाग्राम पे रीले देखेगा, तो पापा को तो गुस्सा आएगा, यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। कब तक स्ट्रेस बर्दाश्त करेंगे, एक ना एक टाइम पे पारा ऊपर जाएगा। अब स्ट्रेस रिलीज करेंगे ना, तेरे में बेल्टी बेल्ट पड़ेगी, है ना, स्ट्रेस रिलीज होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे जब यहां पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो वो स्ट्रेस रिलीज होगा किस फॉर्म में, अर्थक्वेक के फॉर्म में। पूरी धरती कांप जाएगी, बिल्डिंग वगैरह गिरना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगला है वोल्केनो। अब देख, वोल्केनो में बताया था मैंने अभी सबडक्शन के बारे में। इधर ओशियन प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के ऊपर आ गई तो क्रैक्स आ जाते हैं,
इसके ऊपर, और यहां से फिर ना ये जो मैग्मा है ऊपर आता है, और यही क्या बनाता है भाई, वोल्केनो वगैरह क्या करता है, फॉर्म करता है। ये कहानी किसकी हुई, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो की। इंडिया में जो एक्टिव वोल्केनो है वो कहां पर है भैया, बैरन आइलैंड में, जो कि पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार के अंदर। बाकी जो चीजें मैंने लिख दी हैं इसकी, यहाँ दिख नहीं रहा क्या तुम्हें यार, स्लाइड ऊपर भी नहीं होगी, चलो मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। देखो अगर मैं लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। एक बच्चे ने बोला मुझसे भैया डिस्क्रिप्शन देखना नहीं आता यार, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं तुम सबके लिए, आज ही बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा, ठीक है। ये लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद बनाऊंगा कि डिस्क्रिप्शन कैसे देखते हैं, नोट्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। और वरना तुम ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी में देता हूँ हर वीडियो, मैसेज किया करो, मैं दूंगा या नोट्स तुम्हें, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाता है बस, उससे नाराज मत हुआ करो, ठीक है भाई। अगला है रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर कोई अंगूठी नहीं है जिसे तुम किसी को दे दोगे, ठीक है। रिंग ऑफ फायर एक जगह का नाम है जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा। क्यों, वजह क्या होगी, तो मैंने क्या बताया था, वोल्केनो कहां बनते हैं, जहां पर ओशियन प्लेट मिलती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ। तो देख ये पूरी ओशियन प्लेट है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे जमीन वाले हिस्से हैं, जब इससे मिले तो यहां पे हुआ सबडक्शन, जिसकी वजह से यहां पे बहुत सारे वोल्केनोज बन गए। और जब इसे स्पेस से जाके देखा जाता है, जैसे घोड़े की नाल होती है ना, कुछ उसकी तरह नजर आता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। जैसे ऐसा नहीं था पूरा गोल सा कुछ जल रहा है, ठीक है। यहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, बहुत ज्यादा वोल्केनोस है, पूरी दुनिया का मालूम 90% यहीं पर है, ठीक है। तो इसका जो रिटर्न वाला डाटा है मैंने पूरा यहां पर लिख दिया है, देख लो, पढ़ लो, एग्जाम में लिखना पड़ेगा मुन्ना तुम्हें, मैं समझा तो दूंगा फिर भी तुम नहीं लिख पाओगे, तो तुम्हें ये याद भी करना पड़ेगा। अब यहां पर कौन कौन से वोल्केनो है मैंने उनका नाम भी दे दिया है, और साथ में उन कंट्रीज का नाम भी दे दिया है। अब तुम ये मत बोलना भैया पूरा ये एक एक लाइन पढ़ा क्यों नहीं रहे यार, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा ना लेक्चर हो जाएगा 3 घंटे का, फिर तू बोलेगा भैया 3 घंटे का लेक्चर देखा नहीं जाता है ना। मेरा काम है तुझे सब समझा देना। अभी नोट्स जब दूंगा ना मैं अपने अच्छे नोट्स दूंगा, उसमें सब कुछ डिटेल में होगा, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे लिखने के लिए। अब बात करते हैं इसकी वेदरिंग की। देख मैंने बताया वोल्केनोस कैसे बने, माउंटेन्स कैसे बने, लैंडफॉर्म बनी कैसे। दूसरा सवाल क्या था, याद कर कि जो माउंटेन्स बन गए, जो लैंडफॉर्म बन गई, क्या वो हमेशा वैसे ही रहेंगी, नहीं, वो समय के साथ बदलेंगी। अब उन्हें बदलता कौन है, एक्सटर्नल फोर्सेस। और एक्सटर्नल फोर्स में मैंने क्या क्या बताया था, वेदरिंग के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, इरोजन के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, डिपोजिशन के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना, मैंने बोला था ना, नाम याद रखियो। तो अब पढ़ते हैं वेदरिंग के बारे में डिटेल में। तो क्या होता है भैया वेदरिंग, वेदरिंग बोले तो ब्रेकिंग, टूटना, बस ये जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं ना, जब ये टूट जाएं उसे बोलते हैं वेदरिंग। अब किसकी वजह से टूटती हैं, उसी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है फिजिकल वेदरिंग। देख चट्टान पे एकदम खुले में से धूप आ रही है, एकदम से गर्म हो गया, बारिश आ गई ठंडा हो गया, बर्फ गिर गई ठंडा हो गया, कभी गर्म कभी ठंडा, टूट जाएगा, तो इसे बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग, टेंपरेचर में चेंज की वजह से टूट जाता है। दूसरा केमिकल वेदरिंग, कभी भाई एसिड रेन हो रही है, कभी पानी आ रहा है, कभी CO2 रिलीज हो रही है, कुछ हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है जिसकी वजह से चट्टान टूट गई, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल वेदरिंग। तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग, किसी चट्टान के ऊपर कोई पेड़ ग्रो कर गया, उसकी जड़ें घुस गई इसके अंदर, चट्टान को तोड़ दिया। कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके इसमें घुस जाता है, एसिड वगैरह रिलीज कर देता है, चट्टान टूट जाती है। कभी कोई जानवर आके इसमें अपनी बिल बना लेता है, चट्टान को तोड़ देता है, तो ये क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये कहानी किसकी हुई, वेदरिंग की। अब पढ़ते हैं इरोजन के बारे में। देख वेदरिंग का मतलब क्या था, टूटना, बस उसके आगे कुछ नहीं। इरोजन का मतलब क्या है, जो टूटा है उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, क्या कहलाता है, इरोजन। अब जो शिफ्टिंग है वो कई सारे जरियों से हो सकती है, वो शिफ्टिंग हो सकती है वाटर के जरिए, तो इसे बोलेंगे वाटर इरोजन। ये शिफ्टिंग हवा के जरिए हो सकती है, भाई हवा रेत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ना, तो वो कहलाता है विंड इरोजन। ग्लेशियर के जरिए, जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, जो बर्फ होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो उसके साथ भी बहुत सारी चीजें मूव करती हैं, तो ग्लेशियल इरोजन हो सकता है। कोस्टल इरोजन हो सकता है, समुद्र के किनारे चीजें कटती रहती हैं पानी की वजह से, तो क्या होता है, कोस्टल इरोजन होता है। तो ये बात किसकी हुई, इरोजन की। आप समझते हैं भैया इरोजन को रोका कैसे जा सकता है। देख क्योंकि इससे किसानों का बड़ा नुकसान होता है, जो पहाड़ों पर रहते हैं, बारिश होती है, मिट्टी कट के चली जाती है, सारी उपजाऊ मिट्टी जो खेत में खाद वाद डाली थी वो तो पानी के साथ बह के चली गई। भाई उसे रोकने की जरूरत तो है ना, तो रोकने के क्या क्या उपाय हैं वो चल देखते हैं। सबसे पहला है काउंटरिंग। इसमें क्या होता है कि जो खेती की जाए ना, जैसे ढलान इस तरफ, तो ऐसे खेती की जाए, ऐसे नालियां बना बना के, इससे क्या होगा, जब पानी यहां से ऐसे आएगा तो सारी मिट्टी इसमें फंस जाएगी, तो इससे क्या होगा कि मिट्टी आगे नहीं, अरे यार आज हो क्या रहा है मेरे साथ,
हाँ, मिट्टी सारी इसमें फंस जाएगी, पानी रह चला जाएगा। तो हमें करना क्या था, हमें मिट्टी को तो बचाना था। दूसरा मेथड है बंडिंग। बंडिंग में क्या होता है, ऐसे अपन ना छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी कटती नहीं है, सब इसी में फंस के रह जाती है ना। तो ब्लॉक्स बांध के रखते हैं। पहाड़ों पर हम क्या करते हैं, टेरेसिंग। टेरेसिंग मतलब ऐसे स्लोप में क्या करते हैं, ऐसे काट के ना सीढ़ी टाइप का बना देते हैं, सीढ़ी टाइप का बना देते हैं, जिससे वही काम होता है। ऊपर से पानी आएगा तो यहाँ पर मिट्टी रुक जाएगी, यहाँ से जाएगा तो यहाँ मिट्टी रुक जाएगी। तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो पूरा ऐसा नहीं होगा बह जाएगी, उसमें रुक जाएगी। तो हमें वही तो करना था, हमें इरोजन से अपने आप को बचाना था, किसानों को बचाना था। तो ये क्या था, मेथड्स थे किसके, इरोजन से बचने के। अरे यार आज ना मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है भाई। लाइट नहीं गई, लेकिन तुमने देखा कभी फोन आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी पता क्या हो रहा है, कैमरे की लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी अब कैमरा लगाना पड़ेगा चार्ज पे, तब होगा आगे का लेक्चर रिकॉर्ड। तो कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए कैमरा चार्ज पे, 10 नहीं आधे घंटे के लिए कैमरा चार्ज पे लगाता हूं। पर तुम्हें नहीं जाना भाई, मैं तो कट पेस्ट कर दूंगा ना, मैं तो एडिटिंग में सब ठीक कर दूंगा, ठीक है। बस बता रहा हूं कि थोड़ा सा कट लगने वाला है यहाँ पे। मैं कैमरा चार्ज पे लगाने जा रहा हूं, उसके बाद आगे का पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो चल भाई, अपना कैमरा एक बार हो चुका है चार्ज, तो फटाफट ये बचा हुआ पार्ट करते हैं खत्म। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर तुमने पुराना सारा समझ लिया है तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। चीजें तुम समझ चुके हो तो चल पढ़ते हैं किसके बारे में, एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन के बारे में। ये क्या होता है, देख भाई, वो सारी चीजें जिनकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स चेंज हो रही हैं, पहाड़ छोटे हो रहे हैं, जो भी सारी चीज, जो भी लैंडफॉर्म्स बदल रहे हैं, जिन जिन चीजों की वजह से बदल रहे हैं, उससे क्या बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन। अब कौन कौन से एजेंट्स है देख, सबसे पहला है रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, उसकी वजह से होता है। ग्लेशियर्स, जो ये बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं, ये भी मूव करते हैं। बर्फ के पहाड़ मतलब जो बर्फ के बड़े बड़े टीले होते हैं ना, वो आप धीरे धीरे मूव करते हैं, तो मैं दिखता नहीं, ग्रेविटी की वजह से। विंड, हवा चलती है, उसकी वजह से चीजें बदलती हैं। सी वेव्स की वजह से, ग्राउंड वाटर की वजह से। तो यही सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन। इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ना है कि कैसे ये चीजों को चेंज करती हैं, कैसे अलग अलग लैंडफॉर्म बनाती हैं। तो चल सबसे पहले पढ़ते हैं रनिंग वाटर के बारे में, रिवर के बारे में, कि नदी कैसे अपना सफर तय करती है, कैसे कहां पहाड़ों से शुरू होकर समंदर तक कैसे पहुंचती है, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रनिंग वाटर एंड रिवर के बारे में। देख, अब जो नदियों की शुरुआत होती है वो होती है पहाड़ों से। तो जब नदी पहाड़ों से चलना शुरू करती है तो पहाड़ों में चलती है, बहुत ज्यादा ढलान होता है, बहुत स्लोप होता है, बहुत तेजी में चलती है। तो उस वक्त के इसके रास्ते को बोलते हैं अपर कोर्स। फिर धीरे धीरे जमीन पर आती है, अभी ऊबड़ खाबड़ जमीन है, बहुत अच्छी जमीन है लेकिन है जमीन, तो उस वाले रास्ते को बोलते हैं मिडिल कोर्स। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एकदम सपाट, एकदम प्लेन जमीन आती है, कोई स्लोप नहीं, इसे बोलते हैं लोअर कोर्स। और यही लोअर कोर्स जाके मिल जाएगा किसके अंदर, समंदर के अंदर जाके मिल जाएगा। बोल क्लियर है कि नहीं है। अब एक चीज समझ, जो ये अपर कोर्स है, जहां पर नदी पहाड़ों से ऊंचाई से नीचे आ रही बहुत तेजी से, तो अपने साथ वो बहुत सारी मिट्टी को काटते हुए लेके आती है। तो यहां पर होता है मैक्सिमम वर्टिकल इरोजन, जिसकी वजह से वैली वगैरह फॉर्म होती है, इसकी बात मैं करूंगा। अब देख, इसके बाद जो मिडिल कोर्स का होता है, यहां पर भी क्या होता है, जहां पर इतना ज्यादा इरोजन तो नहीं होता, लेकिन इरोजन यहां पर भी होता है। और इस वाले पार्ट में क्या होता है कि जो मिट्टी यहां से कट के आई है, थोड़ी बहुत यहां पर भी कटेगी, उसे आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब देख, ये जो लास्ट का पार्ट है, ये तो बिल्कुल सपाट है। तो जो मिट्टी इन दोनों जगहों से आएगी, वो यहां पर आके क्या हो जाएगी, इस वाले रास्ते में डिपॉजिट हो जाएगी। याद रखियो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा रनिंग वाटर वाला। यहां पे इरोजन, यहां पे थोड़ा कम, और यहां पर आके क्या होगा, डिपॉजिट होगा। बोल क्लियर है कि नहीं है। चल फिर आगे कहानी को पढ़ते हैं फटाफट। देख, यहां पर जो लिखा है ना पूरी स्लाइड पे, वही लिखा है जो मैंने बताया है। तो ये मत बोलिए भैया आपने ये नहीं पढ़ा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा, ऐसे तो पढ़ लियो अच्छे से, ठीक है। अब आगे सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, अपर कोर्स के बारे में। देख, अपर कोर्स का मतलब बिल्कुल पहाड़ों से ये ढलान बढ़िया वहां से आ रहा है। अब जब पानी इतनी ऊपर से आएगा, इतने ऊपर से आएगा, अभी तू घर में समरसेबल वगैरह की पाइप है, ऐसे पाइप लेकर के जमीन पे छोड़, देख जमीन में गड्ढा हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल सी पाइप से। वहां तो पहाड़ों से आ रहा है पानी, तो भाई इतना भयंकर गड्ढा होता है कि ऐसे वी शेप की वैली बन जाती है, काटते काटते, खाई जैसे बोलते हो, वादी समझ लो तुम, ठीक है। वी शेप की ऐसे वैली बन जाती है, किसकी वजह से, ये जो रनिंग वाटर है रिवर की वजह से। वाटरफॉल, ये क्या होता है, समझ वाटरफॉल, मजा आएगा। देख, ऐसे पहाड़ों पर ऐसे पानी फ्लो कर रहा है। अब पहाड़ों पर कहीं पर तो बहुत मजबूत चट्टानें, कहीं पर नरम मिट्टी। तो होता क्या है समझ, जैसे यहां पर ये चट्टानी वाली इमेज देख, यहां पर भी मान ले आगे पत्थर ही रहा होगा, पानी ऐसे आगे आता, अभी नीचे गिर रहा है बट ऐसे आगे आता, लेकिन जो आगे वाला पत्थर था ये कमजोर मिट्टी से बना था, तो पानी की वजह से टूटता गया और नीचे आता गया, जिसकी वजह से कमजोर पत्थर वाला हिस्सा पूरा यहां से गायब हो गया और मजबूत पत्थर वाला हिस्सा पीछे रह गया। अब इसकी वजह से बन गया क्या, वाटरफॉल। बोल समझ आया कि नहीं आया, वाटरफॉल कैसे बना, तो कहीं पर मिट्टी नरम, कहीं पर कठोर, जिसकी वजह से क्या बना, वाटरफॉल बना।
तीसरा है रैपिड्स। देख रैपिड्स क्या होता है, जो पहाड़ों पर पानी चलता है ना, उसको रास्ते में से बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पत्थरों की वजह से पैदा होता है टर्बुलेंस, तो पानी यहाँ पर से उछलते कूदते फूदते हुए चलता है, बहुत तेजी में चलता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, रैपिड्स बोलते हैं। ये कहानी कहाँ की है, अपर कोर्स की है। अब आगे 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 आता मिडिल कोर्स। देख मिडिल कोर्स में मैंने क्या बोला था कि अब पानी पहाड़ों से कहाँ आ गया, जमीन पे आ गया, लेकिन जैसे ही जमीन पे आता सीधा नहीं चलता भाई साहब, ये नाक बन जाता, नाक ऐसे तिरछा मिर्चा, ठीक है, नाक की तरह चलता है, और इसे क्या बोलते हैं, मैंडर, जो है नाक की तरह बैंड हो के चल रहा है, ठीक है। अब देख ये तो बात हुई मैंडर की। अब ये साइड में क्या करता है ना, साइड का यहाँ से लेटरल इरोजन होता है, यहाँ से मिट्टी काटेगा, यहाँ से मिट्टी काटेगा, मिट्टी को काटते हुए लेके जाता जाएगा जाता जाएगा। अब इसी मिट्टी के काटने की आदत की वजह से होता क्या है, कभी जब नदी में आती है बाढ़, तो ये नदी क्या करती है ना, अपना, अभी नदी ऐसे बह रही थी, ऐसे बह रही थी, अभी नदी अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करती है, अभी ये ऐसे बह रही थी, अब इसने एक रास्ता यहां से भी बना लिया। अब जब नदी में पानी कम होगा तो क्या होगा, नदी अपना ये वाला रास्ता भूल जाएगी, ये रास्ता बंद, और नदी अपना पुराने इसी वाले रास्ते पे चलती जाएगी। अब जो ये वाला टुकड़ा है ये तो भाई ऐसे ही रह गया, ये वाला टुकड़ा तो ऐसे ही रह गया, और इसकी वजह से बन जाती है लेक, और इसे क्या बोलते हैं हम, ओक्सबाउ लेक बोलते हैं। बोल समझ है ओक्सबाउ लेक कैसे बनी। तो ये बात हुई कहाँ की, मिडिल कोर्स की कहानी की। चलो बात करते हैं किसकी, लोअर कोर्स की। याद कर लोअर कोर्स में क्या बोला तेरे भाई ने, यहां पर होता है डिपोजिशन, जो भी मिट्टी विट्टी कट के आई पहाड़ों से, मिडिल कोर्स से कहां पे होगी, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगी। तो देख सबसे पहले यहाँ पे क्या बनता है, फ्लड प्लेन। फ्लड मतलब जो बाढ़ से नदी के साथ जो भी मिट्टी आई, खाद वाली अच्छी मिट्टी, वो ऐसे चारों तरफ फैल जाएगी, इसे क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन बोलते हैं। अब नदियों के किनारे भी तो भाई कुछ चीजें यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं, ऐसे इकट्ठा हो जाती है खाद वाली मिट्टी, इसे बोलते हैं क्या, नेचुरल लीवी। बहुत उपजाऊ होती है भाई ये मिट्टी, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीजें उग जाती हैं। इसके बाद आता है डेल्टा। देख डेल्टा क्या होता है, नदियों की वजह से ट्रायंगुलर शेप का एक ऐसे मिट्टी वाला इलाका इकट्ठा हो जाता है, उपजाऊ मिट्टी वाला इलाका इकट्ठा हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। जैसे अपने इंडिया में कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा कौन कौन सी नदियों की वजह से बना है भाई, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। मेघना तुम्हें दिख नहीं रहा होगा बट है वहां पे नीचे, ठीक है, देख लेना, मैं स्लाइड्स भेजूंगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये बात हो किसकी भाई, रिवर की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। अब कहानी शुरू करते हैं किसकी, कोस्टल लैंडफॉर्म की। कोस्टल लैंडफॉर्म क्या होता है, समंदर के किनारे की कहानी की बात कर रहे हैं भाई, कि समंदर की वजह से कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बन जाती है। भाई मजा आएगा तुझे, तू वो चीजें पढ़ेगा जो तूने देखा था किताबों में, मूवीज में, आज तू जानेगा बनी कैसे, और बहुत ही अच्छे से। ज्यादा टाइम मिलूंगा, 10-15 मिनट में खत्म कर दूंगा सब। बात करते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स की। सबसे पहले बात करते हैं बीच की। अब गाना तो सुना होगा ना, गोवा वाले बीच पे, तो बीच बने कैसे भाई, देख समंदर की लहरें जब अपने साथ आती हैं तो बहुत सारी रेत लेके आती हैं। ये आई समंदर की लहर, यहाँ पे बहुत सारी रेत जमा करके छोड़ गई, तो किनारों पर बहुत सारी रेत जमा हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं। बीच किस वजह से बना, डिपोजिशन की वजह से, किसके, कोस्टल एरिया में, समंदर की वजह से। अगला है बे। अब बे में क्या होता है, समंदर सिर्फ रेत को जमा नहीं करती, रेत को काटती भी है। तो समंदर की लहरें आती हैं, पहले ये बीच यहां तक था, ऐसे यहां से रेत को काट के ले गई, काट के ले गई, काट के ले गई, काट के ले गई, तो यहां पे हो रहा है इरोजन। इरोजन की वजह से यहां पे पूरा कटता चला जाएगा, इसकी वजह से पूरा जो खाई सी बन जाएगी, इसे बोलते हैं बे। तुमने सुना होगा ना, बे ऑफ बंगाल, सुना है कि नहीं सुना है। ऐसे है सैंड बार। सैंड बार की वजह से क्या होता है, देख समंदर जब आती है, समंदर जब आता है अपने साथ लहरों में रेत आती है, तो रेत की एक बड़ी सी पट्टी बन जाती है, बड़ी सी पट्टी से जमा हो जाती है, जो समंदर के लेवल से हल्का सा ऊपर होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, सैंड बार। ये भी किसकी वजह से हुआ, बोल, डिपोजिशन की वजह से हुआ। अब इधर की कहानी देख यार, बार बार घूमना बहुत पड़ रहा है ना। सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या हुआ, देख समंदर के किनारे चट्टाने भी तो होती हैं, तो बार बार समंदर की लहरें आती हैं, चट्टानों को काटती हैं, तो लगातार चट्टानों की ऊंची दीवार यहाँ पे रह जाती है, इसे क्या बोलते हैं, सी क्लिफ बोलते हैं। सी केव। अब जरूरी थोड़ी ना चट्टानों को सीधा सीधा काटे, समंदर का मूड है भाई, पानी है यहाँ पे, ये बढ़िया से ऐसे गुफा सी बना दी, लहरों ने किया ये सारा काम, ठीक है। पानी को हल्के में मत लेना। तुमने पानी की कटिंग मशीन देखी ना, पानी से पत्थर काट देते हैं, पानी में बहुत ताकत होती है। अरे बाबूजी ये हो क्या रहा है अपने साथ आज। तो ये क्या चट्टानों में गुफा सी बन गई, इसे क्या बोलते हैं, सी केव बोलते हैं। फिर आता है सी आर्क। अब देख यही जो गुफा सी है, अब पानी इसके दोनों तरफ से एंटर करे, दोनों तरफ से काट दे, अगर दोनों तरफ से कट जाए तो देख कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आर्क जैसा, इसे बोलते हैं सी आर्क। और इसी आर्क का अगर ऊपर वाला हिस्सा गायब कर दूं तो कुछ ऐसा सिंपल सा कैसे दिखेगा, इसे क्या बोलते हैं, सी स्टार्क बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप की लैंडफॉर्म्स हैं जो बन रहे हैं किसकी वजह से, कोस्टल में, समंदर की लहरों की वजह से। आता है शोर प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है, समंदर की वजह से चट्टानों की एक ऐसे प्लेन प्लेटफॉर्म नजर आता है। प्लेटफॉर्म मतलब ऐसे अपने फर्श जैसा, इसे क्या बोलते हैं, शोर प्लेटफॉर्म। तो ये बात हुई किसकी, कोस्टल लैंडफॉर्म्स की। अब कहानी बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं आगे की तरफ, ना लेक्चर हो जाएगा बड़ा। अगला है ग्लेशियर एंड ग्लेशियल लैंडफॉर्म। सबसे पहले समझ ग्लेशियर होता क्या। देख
पहाड़ों पर ऐसे बर्फ की बड़ी बड़ी लेयर होती हैं। अब ये जो बड़ी बड़ी बर्फ की लेयर्स होती हैं लगातार मूव करती हैं ग्रेविटी की वजह से। अब ग्रेविटी क्या है पता है ना, वो फोर्स जो धरती अपनी ओर खींचती रहती है। तो ग्लेशियर से जो बर्फ बार बार मूव करती रहती है इसी को बोलते हैं ग्लेशियर। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। अब जब ये मूव करती हैं तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को काट के बहा के ले जाती हैं, यानी इरोजन करती हैं, कहीं पर डिपॉजिट कर देती हैं यानी डिपोजिशन भी करती हैं। तो इनकी वजह से भी लैंडफॉर्म्स क्या होती हैं, लगातार चेंज होती रहती हैं। अब इनकी वजह से कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती है, चल फटाफट वो भी देखते हैं। अब जैसे कि तूने देखा था नदी की वजह से, पानी की वजह से पहाड़ों में बनी थी वी शेप वैली, ऐसे ग्लेशियर्स की वजह से क्या बनती है, यू शेप की वैली बनती है। याद रहेगा, ठीक है। अगला भाई सरक्यू। सरक्यू ये क्या होता है, देख ऐसे पहाड़ों में ना ऐसे बाउल ऐसा कटोरी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है इन वैलीज की वजह से। क्यों, क्योंकि बर्फ जहां पे गई वहीं दबा दिया पूरा चट्टानों को, तो यहां पे जो बाउल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है इसे क्या बोलते हैं, सरक्यू। किसकी वजह से बनता है, ये ग्लेशियर्स की वजह से ही बनता है। आरटी। आरटी क्या होता है, देख अगर दोनों तरफ से ग्लेशियर्स लगातार आके दोनों तरफ से मूव करें, जब दोनों तरफ से ग्लेशियर्स मूव करेंगे तो बीच में एक पतली सी लाइन रह जाएगी चट्टानों की। ये जो पतली सी लाइन रह गई चट्टान, देख इधर से भी आया ग्लेशियर, इधर से भी आया ग्लेशियर, ये बीच में जो लाइन रह गई चट्टानों की इसे क्या बोलते हैं, आरटी बोलते हैं। जैसे इधर से भी ग्लेशियर, इधर से भी ग्लेशियर, ये जो लाइन रह गई चट्टानों की यही क्या है, आरटी होता है। अभी और भी है, और भी लैंडफॉर्म है ग्लेशियर्स की, पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या है भैया, हैंगिंग वैली। देख हैंगिंग वैली कैसे बनती है, एक छोटा ग्लेशियर एक बड़ा ग्लेशियर दोनों एक पास आसपास टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, ऐसे हैंगिंग वैली टाइप की बनती है। और यहाँ पर वाटरफॉल्स वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। इतना ही समझ तो बस। फ्जोर्ड। फ्जोर्ड क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता, तुझे भी बताया था ना, ग्लेशियर्स की वजह से यू शेप की वैली बनती है। अगर उसी यू शेप वैली में पानी भर जाए तो भैया कहलाता है फ्जोर्ड कहलाता है। बोल क्लियर है। अगला अगला मोरेन। मोरेन कुछ नहीं होता भाई, देख जो ग्लेशियर्स होते हैं ना अपने साथ बर्फ लेके थोड़ी चलते हैं, अपने साथ धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर दुनिया भर की चीजें लेके चलते हैं। तो जब ये अपने साथ लेके चलते हैं बाद में बर्फ पिघलती भी तो है, तो जहां जाते हैं वहीं पर बहुत सारा डिपॉजिट छोड़ देते हैं चट्टानों का, पत्थर्स का, वही क्या कहलाता है, मोरेन कहलाता है। अब मोरेन भी कौन कौन से होते हैं, लेटरल मोरेन। लेटरल मोरेन क्या होता है कि इधर आया ग्लेशियर, इस किनारे पर बहुत सारा पत्थर छोड़ गया, इस किनारे पर बहुत सारा पत्थर, तो जब किनारों पर पत्थर वत्थर छूट जाएं तो वो क्या कहलाता है, लेटरल मोरेन। जैसे कि इस किनारे पर छूट गया, इस किनारे पर छूट गया। अगला आता है मीडियल। मीडियल मतलब जब बीच में छूट जाए पत्थर, मान ले इधर से भी ग्लेशियर आया, इधर से भी ग्लेशियर आया, तो सारे पत्थर छूट जाते हैं बीच में, तो ये क्या कहलाता है, मीडियल मोरेन। अगला आता है टर्मिनल। टर्मिनल मोरेन में क्या होता है, देख जहां पर ग्लेशियर आके रुक गए, अब जहां पर आके टर्मिनेट हो गए, रुक गए, वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर से जमा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल मोरेन। और ये कहानी खत्म हुई किसकी, लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स की, ठीक है। अब आगे कहानी को बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में, विंड एंड विंड लैंडफॉर्म्स के बारे में। हवा की वजह से कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती है, देख भाई हवा जब चलती है अपनी औकात पे आती है ना हवा, तो भाई अच्छे खासे घर वर उड़ा देती है, पेड़ वेड़ उखाड़ देती है, समझ आ रहा है। आंधी तूफान देखा होगा ना अपने इलाके में, तो देख ऐसे जब खुले इलाकों में हवा चलती है ना, जब हवा ऐसे पैरेलल बिल्कुल सीधा चलती है, तो ऐसे जो हल्के फुल्के पत्थर होते हैं, जो कण होते हैं, धूल मिट्टी होती है, वो तो हवा के साथ उड़ जाती है। और जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ऐसे वहीं पर पड़ी रह जाती हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं, यारडांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यारडांग बोलते हैं। बोल क्लियर है कि नहीं है। अगला है वेंटिफेक्ट। वेंटिफेक्ट में क्या होता है, देख ये जो सॉलिड पत्थर होता है, जब ऐसे हवा यहां से चलेगी तो ये अपने आसपास की सारी चीजें इसकी उड़ जाएंगी, बट ये तो बड़ा पत्थर है ना, ये तो यहीं पे रह गया, तो ये पत्थर यहीं पे रह गया, लेकिन जिस तरफ से हवा चलती है उस तरफ से बहुत चमकता है, इसमें बहुत साइन आ जाती है। क्यों, क्योंकि जब हवा चलती है अपने साथ कंकड़ पत्थर रेत के कण लेकर चलती है, इस पर इतने टकराएं कि इसमें चमक पैदा हो गई, साइन पैदा हो गई। तो इसे देख के हम ये भी बता सकते हैं कि हवा किस तरफ से चली होगी, इस तरफ चमक है ना, मतलब इस तरफ से आई होगी हवा, ठीक है। अगला है भाई डिफ्लेशन होलो। डिफ्लेशन होलो में क्या होता है कि हवा की वजह से कई जगहों पर ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन होलो बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी और कहानी है, विंड की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनी है अभी और भी रहती हैं। अगला है ओएसिस। अब देख एक बात याद रखियो, मैंने ओएसिस यहाँ पे डाल जरूर दिया है, बट ओएसिस जो लैंडफॉर्म है वो विंड की वजह से नहीं बनती, ये बनती है ग्राउंड वाटर की वजह से, बट मैंने यहाँ पे डाल दिया तो पढ़ ले, वर्ड कंफ्यूज नहीं होना है, कोई यहाँ पे कमेंट नहीं करेगा भैया आपने गलत पढ़ाया, मैंने बता दिया ना, वो ग्राउंड वाटर का पार्ट है। तो जब ये ऐसे रेगिस्तान वगैरह जो गड्ढे होते हैं उनमें ग्राउंड वाटर ऐसे ऊपर आ जाता है, जमीन से पानी ऊपर आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम ओएसिस बोलते हैं। अगला भैया सैंड डून्स। अब रेत के अंदर रेत उड़ते उड़ते एक जगह जमा होती है, रेत के टीले बन जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सैंड डून्स बोलते हैं। अब चल कुछ स्पेशल टाइप के सैंड डून्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देख जब हवाएं क्या चलती हैं ऐसे
थोड़ा सा एक तरफ से पैरेलल नहीं, थोड़ा सा उल्टी सीधी जब हवाएं चलती हैं, हवाओं को जैसे रेत एक स्पेशल शेप ले लेती है, एक आकार लेती है, ऐसे चांद जैसा आकार ले लेती है, जब ऐसे दो तरफ से हवाएं चलती है तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रेचन डून। हाँ ब्रेचन ही है ना, हाँ ब्रेचन ही है, बच्चन नहीं है, ब्रेचन डून है, ठीक है, देख लेना। अगला है लॉन्गिट्यूडनल डून। लॉन्गिट्यूडनल डून कब बनता है, जब हवा बिल्कुल पैरेलल ऐसे सीधा हवा चलती है तो क्या बनती है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डून्स मिलती हैं। जब हवाएं चारों दिशाओं से हर एक तरफ से चल रही हैं, गोल गोल चल रही हैं, चारों दिशाओं से चल रही हैं, तो उसकी वजह से कुछ ऐसा आकार बनता है, इसे क्या बोलते हैं, स्टार डून बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं यार, सब रेत के टीले हैं और कुछ नहीं है। अगला है पैराबोलिक डून। ये भी ऐसे ही हवाओं के दो दिशाओं के चलने की वजह से यही जो चांद था, चांद थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ गया, तो उसे क्या बोल दिया हमने, पैराबोलिक डून। ये क्या था, विंड से बनी लैंडफॉर्म्स की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर एंड कर्स्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में। देख ग्राउंड वाटर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ, जब बारिश होती है तो सारा पानी ऐसे ऊपर ही थोड़ी रहता है, पानी से जमीन के नीचे भी तो जाता है भाई साहब। और जब पानी से जमीन के नीचे जाता है तो यहाँ पर आके ऐसे इकट्ठा हो जाता है, इसे बोलते हैं ग्राउंड वाटर। अब जो लोग शहरों में, गाँव में कहीं पर भी रहते हो, पानी नलके से निकालते हो, मोटर से निकालते हो, मोटर से पानी कहाँ से आता है भाई, पाइप जाती है यहाँ पे, यही ग्राउंड वाटर, तो पानी ऊपर आता है। तो ग्राउंड वाटर क्लियर है ना, ग्राउंड वाटर क्या होता है। अब देख ग्राउंड वाटर यहाँ पे और नीचे यहाँ पर होती हैं बहुत सारी चट्टानें। अब ये चट्टानें जिस मटेरियल से बनी होती हैं, लाइमस्टोन वगैरह, ये पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं और कुछ मटेरियल हो सकते हैं जो डिसॉल्व नहीं भी हो सकते। बस यही कहानी है कि पानी में कुछ डिसॉल्व हो सकते हैं और कुछ डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो पानी में जो डिसॉल्व हो सकते हैं उनकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। तो अब देख कर्स्ट लैंडफॉर्म क्या होता है, कर्स्ट लैंडफॉर्म यही कहलाता है कि ये जो चट्टानें बनी होती है लाइमस्टोन वगैरह की, ये पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनती है, यही कहलाता है कर्स्ट लैंडफॉर्म और यही कहलाता है कर्स्ट टोपोग्राफी। अच्छे से पढ़ लो भैया, कोई नई कहानी नहीं, जो मैंने बताया सब कुछ वही है, ठीक है। मैं साइड हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट मार लो इसका। अब आगे ग्राउंड वाटर की वजह से कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती है। सबसे पहला है केव। देख यार, जैसा कि मैंने कहा, ये जमीन के नीचे पानी था, ये चट्टानें थी, पानी ने इसे घोल दिया, चट्टानें घुल गई तो ऐसे बन गई सुरंग सी, तो क्या बन गई, केव बन गई। दूसरा है अंडरग्राउंड रिवर। अब भाई केव के अंदर पानी लगातार बहता रहेगा तो क्या बन जाएगा, अंडरग्राउंड रिवर भी बन जाती है। अगला है सिंक होल। सिंक होल। अब देखिए जो रिवर चल रही है, जो रिवर है, यहाँ पे जो केव बनी है, अगर यही ऊपर से खुल जाए, ऊपर से ढक्कन खुल जाए तो यही क्या बन जाएगा, सिंक होल बन जाता है। समझ आ रहा है, जैसे प्रेशर कुकर है, अंदर खाना पक रहा है, ऊपर से ढक्कन खोल दे, क्या बन गया, सिंक होल बन गया। अगला है क्या है ये, स्टेलेकेटाइट। स्टेलेकेटाइट, ठीक है, जो भी है यार देख लियो, ठीक है। ये क्या लिखा है, स्टेलेगमाइट, स्टेलेगमाइट लिखा है, ये क्या स्टेलेकेटाइट है, ठीक है। देख अब तू यहाँ पे वाला एग्जांपल समझियो, फ्रिज वाला। घर पे तुम्हारे फ्रिज होगी ना, फ्रिज में देख जो वो फ्रीजर वाला सेक्शन होता है, उसमें देख क्या होता है, कई बार ऐसा ना ऊपर से देख, ऐसे तुझे ऊपर से छोटी छोटी बर्फ की बूंदें नजर आती होंगी, तो तब तो समझ पाएगा। देख फील करियो, अगर ऊपर से पानी गिरता रहे तो ऊपर से धीरे धीरे वो बर्फ जो है बूंद बूंद जमा होती जाएगी और ऊपर से बर्फ ऐसे नीचे लटकती हुई नजर आएगी। फ्रिज में कभी जाके देख लियो। तो ऐसे ही जो मिनरल्स होते हैं, पानी की बूंदों के साथ मिनरल्स भी आते हैं और मिनरल्स यहाँ ऐसे ऊपर जमा होते जाते हैं और ऐसे नुकीले कांटों की तरह ऊपर से लटकते रहते हैं। इसे ही बोलते हैं क्या, स्टेलेकेटाइट जो भी है ये, ठीक है। अगला है स्टेलगमाइट। अब देख यहाँ पर क्या होता है, अब तूने फ्रीजर में ही देख, अगर वही पानी की बूंद नीचे गिरे टप टप टप, तो क्या है, वो नीचे से बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अगर ये मिनरल्स की बूंदें से नीचे जाती जाएं तो ये ऊपर की तरफ से बड़ा होता जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, स्टेलगमाइट बोलते हैं। अब अगर ये और ये दोनों ऐसे आपस में मिल जाए तो एक कॉलम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, और इसे क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप की लैंडफॉर्म्स हैं, किसकी वजह से, ग्राउंड वाटर की वजह से। अब आगे हमें पढ़ना है लैंडफॉर्म एंड नेचुरल डाइजेस्टर के बारे में। अब देख हमने लैंडफॉर्म को तो पढ़ ली, अब हमने डाइजेस्टर। अभी इन लैंडफॉर्म्स की वजह से ना बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे अभी तुमने न्यूज़ में सुना हो, आसाम में बाढ़ आई पड़ी, बहुत नुकसान हुआ है भाई वहाँ पे। ऐसे समय समय पर अलग अलग जगहों पे नेचर की वजह से जो डाइजेस्टर्स आते हैं, जो नुकसान होता है, कहीं सुनामी आ रही, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं भूकंप आ रहा है, तो वही सब क्या कहलाता है, नेचुरल डाइजेस्टर। अब हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है और उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं ये पढ़ना है। बस भैया चैप्टर इसी के साथ हो जाएगा अपना खत्म। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लैंडस्लाइड। देख लैंडस्लाइड क्या होता है, सडन मूवमेंट, जो पहाड़ होते हैं, चट्टाने होती हैं, उनका अचानक से मूवमेंट की वजह से, तुमने देखा होगा लद्दाख में आज लैंडस्लाइड हो गई, पहाड़ मतलब खिसक गए, चट्टाने खिसक गई, आ गई रोड पे, तो कोई उसमें दब के मर गया, कभी रोड ब्लॉक हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। अगला है एवलांच। एवलांच क्या होता है, देख अचानक जो बर्फ होती है ना, जो ये पहाड़ों पर बर्फ पड़ी होती है, अचानक ये
फिसल के, जो तुमने बाहुबली मूवी देखी है उसमें कैसे बर्फ एकदम पीछे आती रहती है, वो उड़ जाता है फिर वहां पे। तो ऐसे जो बर्फ है जब नीचे की तरफ आना शुरू करती है एकदम से तेजी से, इसे क्या बोलते हैं, एवलांच बोल देते हैं। ग्लोव, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट। अब देख जहां पर भी ग्लेशियर्स होते हैं वहां पर लेक्स होती हैं बहुत ज्यादा, जिससे कि बर्फ का पानी पिघलता रहता है, वहीं पे आके इकट्ठा होता रहता है। अब अगर ये बर्फ हद से ज्यादा पिघल जाए तो लेक जो है भर जाएंगी, फट जाएंगी, जिससे कि उनके आसपास के इलाकों में आ जाएगी बाढ़, ये भी नुकसान है। अगला है भैया डस्ट स्टॉर्म। अब जब आंधी आती है खास करके रेगिस्तान वाले इलाकों में, तो वहां पर अपने साथ धूल मिट्टी दुनिया भर की चीजें लेके आती है, जिससे कि किसानों का, लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ये बात हुई किसकी, नेचुरल डिजास्टर की। चलो अब बात करते हैं कैसे इनसे बचा जा सकता है। लैंडस्लाइड से बचना है तो भैया पहाड़ों पर कम करो कंस्ट्रक्शन, लालच छोड़ो, कंस्ट्रक्शन कम करो। वहां पे पहाड़ों पर लगाए जाए प्लांट, जिससे कि प्लांट क्या करते हैं, पत्थरों को रोक के रखते हैं, लैंडस्लाइड को रोक के रखते हैं। तीसरा क्या करना पड़ेगा भैया, इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज, वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज बनाओ, पानी के निकलने का अच्छा वो बनाओ। अवॉइड ब्लास्टिंग। अब जो हम पहाड़ों पर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा माइनिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड ज्यादा होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। अब अगर आपको बचना है एवलांच से, तो एवलांच से कैसे बचोगे, समय समय पर भैया वेदर को चेक करते रहो। अगर लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला, तो आम आदमी को वार्निंग दे दो, वहां पर नहीं जाएगा, वहां से निकल जाएगा। अवॉइड करो ट्रेवल ऑन हाई रिस्क स्लोप पे, जहां पर बहुत ज्यादा स्लोप है उस जगहों पर जाने से बचो, वरना फिर तो ऊपर ही सीधा। यूज प्रॉपर गियर एंड कम्युनिकेशन। अगर आप जा भी रहे हो, जो लोग देखते हो, तुमने सुना होगा ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, तो जो लोग जाते हैं वो प्रॉपर सेफ्टी के साथ जाते हैं, कम्युनिकेशन के बहुत सारे जरिए अपने साथ लेके जाते हैं। अगला है ग्लोव। अब ग्लोव से देख क्या है, मॉनिटर करते रहो समय समय पर ग्लेशियर लेक्स हो, कि भैया पानी का लेवल कितना है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बाढ़ आने वाली है, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत होने वाली, समय से पहले वार्निंग दे दो, ताकि उसके आसपास के लोगों को वहां से निकाला जा सके, लोगों को बचाया जा सके। तीसरा है डस्ट स्टॉर्म। अब भाई डस्ट स्टॉर्म आएगा तो सबसे पहले तो अपने घर में रहो, सेफ रहो, खिड़की दरवाजे कर दो बंद, मास्क लगाओ, अपने पास पानी पीने का रखो, ताकि बाहर धूल मिट्टी से तुम बच सको, घर में तुम्हारे पास पीने का पानी रहे, अपने आप को हाइड्रेटेड रख सको। ये पूरी कहानी है किसकी, कि नेचुरल डिजास्टर से बचा कैसे जा सकता है। और इसी के साथ भाई चैप्टर हो गया है अपना खत्म। एक कॉल अभी आ रही है, लेकिन अब तुम्हें खत्म करके कॉल उठाऊंगा, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हो गया हमारा चैप्टर खत्म। लगभग चीजें सही गई हैं, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं हुआ है। अब तुम इसे वन शॉट मान लो, रैपिड मान लो, जो मानना है मान लो। अगर तुम इससे भी ज्यादा रैपिड चाहते हो, तुम चाहते हो कि 20 से 25 मिनट में चैप्टर खत्म करूं, तो कर दूंगा, एक रैपिड ले आऊंगा, इसके भी स्लाइड्स यही रहेंगी, बस थोड़ा तेजी में कर दूंगा मैं एक्सप्लेन, ठीक है। अब इसके बाद भाई एसएसटी की एक सीरीज स्टार्ट होगी। आप लोगों की डिमांड आ रही थी भैया एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराओ, बिल्कुल कराऊंगा यार, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। लाइव क्लास का सेटअप तैयार हो रहा है, मैथ्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, एसएसटी क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, मिलेंगे अब किसी और क्लास में, शायद मिलेंगे संडे को, ठीक है।